Yes, in the yesterday class we were discussing about the radiation. रेडिएशन क्या है? एक हीट ट्रांसफर का मेथड है जिसमें हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगी, लेकिन क्या नहीं होगा? मीडियम का कोई ट्रांसफर नहीं होगा. देयर विल बी नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम. और इसमें हमने ये स्टडी किया था कि अगर ये जो स्टूडेंट था इसके पास चौक था, इसके पास फर्स्ट स्टूडेंट के पास, तो ये इस चौक को थ्रो करता है और सेवंथ वाला जो स्टूडेंट है उस चौक को कैच कर लेता है. सो दिस इज द मेथड ऑफ रेडिएशन, जिसमें ये ना तो खुद चल करके गया और ना इसने एडजेसेंट स्टूडेंट को इस चौक को हैंड ओवर किया, तो ना तो इसमें कंडक्शन हो रहा है ना कन्वेक्शन हो रहा है. ये डायरेक्टली हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करता है. एंड देयर इज नो मीडियम ऑफ एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम टू ट्रांसफर द हीट बाय द मीन्स ऑफ रेडिएशन. तो रेडिएशन में क्या नहीं होगा? नो मीडियम रिक्वायर्ड. बिना मीडियम के भी हीट ट्रांसफर हो सकती है. इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ. इसका कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए. जो बेसिकली सनलाइट है वो क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. तो सन से लेकर के अर्थ तक जो रेडिएशन आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आ रहा है. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं. और हमारी आईज को कौन सा फील्ड सेंसिटाइज करते हैं? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड. हमारी आईज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेंसिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करती हैं, उसी की वजह से इमेज फॉर्मेशन होते हैं. तो बेसिकली इसमें फॉर एग्जांपल मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंजेस बनाए, प्लस ई माइनस ई. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ई माइनस ई. तो रेड कलर वाला जो वेव है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, फिर से जीरो हो जाता है. ओके. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड की वेव आएगी इसमें. दिस इज द वेव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है. तो दोनों की वेव जो होंगी वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगी. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से लिखा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया वेव के साथ में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा. तो दोनों फील्ड एक दूसरे को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे. इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस हो रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस होने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. तो पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है. तो जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा होता है इतनी देर में क्या बना जाता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर जाता है. तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है. या आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो ये दोनों एक दूसरे को बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो वेव्स को ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना मीडियम के भी ये ट्रांसमिट हो सकती है. और इन वेव्स के पास क्या होती है? इन वेव के पास होती है एनर्जी. इन वेव के पास दो प्रॉपर्टी हैं. सबसे पहला एनर्जी, और ये इस एनर्जी को कैरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? कल मैं आपको इसका स्पेक्ट्रम बता रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो उस स्पेक्ट्रम के बारे में सुनिए. सबसे पहले इसमें आती है गामा रेज. ये गामा का सिंबल है तो इनको बोलते हैं हम लोग गामा रेज. दूसरी जो रेज आती है वो आती है एक्स रेज. नेक्स्ट आएंगी अल्ट्रावायलेट, जिसको यूवी से लिखा जाता है. फिर आएगा विबग्योर. विबग्योर से कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? इंफ्रारेड की. इंफ्रारेड से कम फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड से कम फ्रीक्वेंसी होगी माइक्रोवेव्स की. माइक्रोवेव्स के बाद आएंगी रेडियो वेव्स. तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है. और ये मैं बता रहा था ये हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं. हमारे मोबाइल फोन जो चल रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन वर्क कर रहा है, वो रेडियो वेव्स के थ्रू वर्क कर रहा है. वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिसीव कर रहा है मोबाइल फोन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है, दोनों चीजें करता है। गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो इसका आप सिंपल सा भी डिस्क्रिप्शन याद रखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, जिसमें न्यूक्लियस क्रिएट होते हैं, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होते हैं। एटम की बात नहीं कर रहा, एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स किसके चारों तरफ, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो आंसर है न्यूक्लियस के। तो मैं उस न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियस की जो रिएक्शंस होंगी, जिसमें न्यूक्लियस क्रिएट होंगे या डिस्ट्रॉय होंगे, उस केस में जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिनको बोलते हैं गामा रेज। और ये इनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज वेरी हायर इन द गामा रेज। नेक्स्ट आएंगी एक्स रेज। एक्स रेज की एनर्जी जो है वो गामा रेज से कम है। और ये किस रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक फिनोमेन है जो आप लोग एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करेंगे, 12th क्लास में इसका चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे हैवी एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया। गोल्ड के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 79 प्रोटॉन्स होते हैं। तो 79 प्रोटॉन न्यूक्लियस काफी बड़ा होगा। आप इसको कंपेयर करके देखो ना, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और गोल्ड के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 79 तो प्रोटॉन्स हैं, और बीच बीच में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अभी न्यूट्रॉन का नंबर तो बताया नहीं मैंने आपको। तो न्यूक्लियस का साइज काफी बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ओके, तो मैं इन हैवी न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। तो हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें रहते हैं, वो ऑर्बिट्स में ऐसा रहेंगे, इस तरह से ऑर्बिट्स के अंदर होंगी, मल्टीपल ऑर्बिट्स होंगी, 3-4 ऑर्बिट्स होंगी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाता है। तो जब फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाता है तो वो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज ऑल्सो ए न्यूक्लियर रिएक्शन, ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर से आया। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना, ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन है। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। और तब ये इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन करता है, जब जो ये वाइब्रेशंस करता है, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ जा रहा होगा, न्यूक्लियस में जा रहा होगा, तो उस समय पर ये क्या करेगा, उस समय पर ये वाइब्रेशंस करेगा। और एक चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। ये फर्स्ट ऑर्बिट से, ये यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट से न्यूक्लियस में जा रहा है, और जाते समय ये क्या करता है, वाइब्रेशंस करता है। तो वाइब्रेशन से ये ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती है, और ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि ये क्या कर सकती हैं, टिश्यूज को, सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। तो एक्सरेज जो होती हैं वो भी हाई एनर्जी रेज होती हैं। और एक्सरे मशीन में जो रेज यूज करते हैं वो थोड़ी लो एनर्जी की कम यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखी जाती है उसकी। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस में एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेज तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी पढ़ते हैं। हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, हमने इस हाइड्रोजन को गर्म कर दिया 5000 डिग्री सेल्सियस पे। जब 5000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन था थर्ड ऑर्बिट में। सो दिस इज द थर्ड ऑर्बिट एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं है, कहां पर है, थर्ड ऑर्बिट में, क्योंकि हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, हमने हाइड्रोजन को काफी गर्म कर रखा है। तो इस समय पर क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, मतलब कि थर्ड ऑर्बिट से डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, तो उस समय पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वाइब्रेशंस करेगा। और इसके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके इक्विवेलेंट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज के। तो बेसिकली ये जो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये किस पे डिपेंड करती हैं, ये चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन पे डिपेंड करती हैं। उनके वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी इसकी होती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इन सबका सोर्स क्या है, इन सबका सोर्स है चार्ज पार्टिकल, एक्साइटेड चार्ज पार्टिकल, ये भी बोल सकते हो आप। तो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही हैं जो इन रेज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तो
जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसके साथ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की तरफ बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, इससे और आगे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आगे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है, डिसअपियर होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ता जा रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंजेस होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यही तो प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बनने की, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन्हीं वेव्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज एक हाइड्रोजन एटम भी प्रोड्यूस कर सकता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। विबग्योर, ये तो एटम्स ही प्रोड्यूस करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं। नील्स बोर के मॉडल में आपने इसको पढ़ा होगा। तो विबग्योर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आंसर है वॉयलेट की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेड की। तो बेसिकली ये जो कलर्स हैं इनमें किसका डिफरेंस है, इनमें फ्रीक्वेंसी का तो डिफरेंस है। जैसे वॉयलेट कलर की बात करते हैं तो जो वॉयलेट कलर होता है उसमें वेव इस तरह की होती है, ये 1 सेकंड में 10 वेव्स आ रही हैं। जो रेड कलर होता है उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, उसमें ये डिफरेंस है। इसमें 1 सेकंड में 2 वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, उसमें 1 सेकंड में 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो किसका डिफरेंस आ गया, फ्रीक्वेंसी का। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है हमारी आईज उसको वॉयलेट कलर से दिखाती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, बहुत कम है, वो कलर हमें कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो हमारी आईज इसके लिए सेंसिटिव है। और ये जो रेंज होती है वो रेंज मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वेवलेंथ की रेंज बता रहा हूँ। इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में लिखना तो एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, नहीं तो इसको मैं एक सिंपल तरीके से भी लिख सकता हूँ। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 टू द पावर -10। तो अगर मैंने इसको 4000 एंगस्ट्रॉम लिखा तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 4000 इंटू 10 टू द पावर -10, और ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ये 3 zeros है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। सो दिस विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर। ये वायलेट कलर की वेवलेंथ। तो इसकी रेंज में लिख देता हूँ, इसकी रेंज है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर टू 8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ये किसकी रेंज बताइए मैंने, विबग्योर की, विजिबल लाइट की। विबग्योर को क्या बोलते हैं हम लोग, विजिबल लाइट बोलते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो हैं, ये सारे रेडिएशन ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, और क्या स्टडी कर रहे हैं, दिस इज रेडिएशन। लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है गामा रेज की, फिर एक्स रेज की, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर विबग्योर की। अब बात करते हैं किसकी, इंफ्रारेड की। तो इंफ्रारेड नाम से लग रहा है इंफ्रा, इंफ्रा का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड से भी कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड से भी कम होगी उसको इंफ्रारेड बोलेंगे। और इसकी जो रेंज आती है, इसकी रेंज आती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इंफ्रारेड। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 8 इंटू 10 टू द पावर -7। मतलब रेड की रेंज जहां खत्म होती है वहां पे इसकी रेंज शुरू होगी। 8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। सो दिस इज द रेंज ऑफ द इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज बोल दो, और ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। और इन्हीं वेव्स को क्या बोला जाता है, इन्हीं वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट वेव्स बोलते हैं। तो जो इंफ्रारेड रीजन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इन वेव्स को हीट वेव्स बोला जाता है, क्योंकि ये जिस मीडियम में ट्रेवल करेंगे उस मीडियम को गर्म कर सकती है। जैसे कि सन से जो लाइट आ रही है उसमें इंफ्रारेड रेज भी होती हैं। वो इंफ्रारेड रेज कहाँ पर एंटर करती हैं, एटमोस्फेयर में। जैसे ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमोस्फेयर है। सो दिस इज द एटमोस्फेयर, ये एटमोस्फेयर हमने बनाया है यहाँ पे। तो क्या होगा, सनलाइट आएगी और इसमें एंटर करेगी मीडियम में, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करेगी तो यहाँ पर है छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, कौन सी रेस को एब्जॉर्ब करते हैं, इंफ्रारेड रेस को एब्जॉर्ब करते हैं। और इंफ्रारेड रेस को एब्जॉर्ब करके वो पार्टिकल गर्म हो जाते हैं, हीटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और हमारी जो अर्थ सरफेस है, जो लैंड है, वो भी गर्म किस कारण से हो रहा है, वो भी इंफ्रारेड रेस के कारण ही गर्म हो रहा है, क्योंकि ये सारी रेज एब्जॉर्ब की जा रही हैं अर्थ सरफेस के थ्रू। तो इनको हीट वेव्स बोलते हैं, इंफ्रारेड रेस को। माइक्रोवेव्स,
माइक्रोवेव हम लोग माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स हम लोग माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं। और बेसिकली माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट। वाटर मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव के इक्विवेलेंट होती है। तो माइक्रोवेव ऑब्जेक्ट को, चीजों को गर्म कैसे करते हैं, तो हम लोग माइक्रोवेव के अंदर खाना रखते हैं, माइक्रोवेव ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन में हम लोग खाना रखते हैं, तो उस खाने के अंदर जरूर क्या होगा, वाटर होगा। और हम लोग जो माइक्रोवेव उसमें रिलीज करेंगे, वो जो ओवन है उस ओवन को जैसे ही ऑन करेंगे वो माइक्रोवेव्स को रिलीज करेगा, और वो माइक्रोवेव किसके पार्टिकल को जा करके सेंसिटाइज करता है, तो आंसर है वाटर के मॉलिक्यूल को। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी की ये वेव्स आ रही हैं। तो इससे क्या होता है, इससे वाटर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेशन कर रहे हैं उनके वाइब्रेशन के क्या इंक्रीज हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड। तो पहले ये मॉलिक्यूल ऐसा वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसने माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब किया इसका वाइब्रेशन ऐसा हो गया। अब ये मीन पोजीशन से इतना ऊपर जा रहा है और इतना नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड हो गया। अब जब ये ऐसा वाइब्रेट करेगा तो अपने आसपास के मॉलिक्यूल से क्या कर सकता है, कोलाइड कर सकता है, और हीट को, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा दूसरे मॉलिक्यूल से, तो आसपास के मॉलिक्यूल भी हीटेड हो जाएंगे। तो ये जिन जिन मॉलिक्यूल से जाकर के टकराएगा वाइब्रेट करते हुए, वो मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, हीटेड होते जाएंगे, गर्म होते जाएंगे। तो इस वजह से हमारा जो फूड स्टफ होता है वो क्या हो जाता है, वो हीट अप हो जाता है इन द माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट होती है। तो खाने को गर्म करने का क्या सिस्टम रहता है माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव्स वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी से, जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करवाती है, जिसकी वजह से हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करवाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एम्पलीट्यूड से, नॉट फ्रीक्वेंसी, हायर एम्पलीट्यूड से। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है वो आसपास के पार्टिकल्स को हीटअप करना शुरू कर देते हैं और खाना गर्म हो जाता है। ये होती है माइक्रोवेव्स, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लास्ट है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दीज आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। तो अब ये सारी कहानी क्यों बताई मैंने, ये पूरा स्पेक्ट्रम बता दिया मैंने आपको। इन सारी रेज में किसका डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी का। सबसे हायर फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे हायर फ्रीक्वेंसी है गामा रेज की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव्स की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स की। और जो इंफ्रारेड रेज है उनको हीट वेव्स बोला जाता है, क्योंकि सराउंडिंग में जो भी एयर पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो मीडियम है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो मीडियम है जिसमें ये वेव्स ट्रेवल करेंगी वो मीडियम क्या हो जाएगा, वो मीडियम हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, एक दो एग्जाम्पल और दे सकता हूँ मैं इसके। जैसे एक एग्जाम्पल तो सनलाइट था, सन से जो रेज आ रही हैं वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और उस वेव्स में कई तरह की रेज आ रही हैं, जैसे एक्स रेज भी होती हैं, कम क्वांटिटी में होती हैं एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो आपको पता है ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है O2 और O3 मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो ये तो अल्ट्रावायलेट रे तो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाती। अगर ये भी अर्थ सरफेस तक आ जाती ना तो प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस के टिश्यूज को क्या करती, डैमेज करती। ये वाली लाइट हम तक आती है, विब और व्हाइट लाइट बोलते हैं जिसको। ये सारे कलर जब एक साथ आते हैं तो हमारा ब्रेन उसको कैसा इंटरप्रेट करता है, एज ए व्हाइट कलर। तो जहां से व्हाइट कलर रेडिएट हो रहा है इसका मतलब वहां पर सब तरह के रेडिएशन हो रहे हैं, विब और सारे कलर्स को वो रेडिएट कर रहे हैं। और हमारा ब्रेन इन सारे कलर्स को जब एक साथ देखता है तो एज ए व्हाइट उसको इंटरप्रेट करता है, समझता है। ओके, नाउ वी विल discuss about the next example. On standing near the fire, on standing near the fire,
we feel hot as heat waves comes to us through radiation. Heat waves comes to us through radiation, क्योंकि हीट वेव्स हम तक किस फॉर्म में आ रही है, रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बर्नर लगा रखे, ये बर्नर क्या कर रहा है, फ्लेम्स प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर ये फ्लेम्स इसने प्रोड्यूस की है, केरोसिन ऑयल जल रहा है, बर्निंग प्रोसेस हो रही है, ये फ्लेम्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमें पता है कि यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर हीटेड पार्टिकल है, जो सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है वो प्लाज्मा की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है। तो ये जो हीटेड पार्टिकल्स हैं ये एक्साइटेड स्टेट में होंगे और ये क्या रिलीज करेंगे, ये रेडिएशन को रिलीज करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलेंगी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सब तरफ जाएंगी। तो ये हीट को सराउंडिंग में रेडिएट करेगा, किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। अब ये कैसे पता लगा कि यहाँ से रेडिएशन हो रहा है, ये कैसे पता लगा कि यहाँ से रेडिएशन हो रहा है, क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं, तो जरूर यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होंगी, क्योंकि हमारी आईज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए सेंसिटाइज है। कौन से वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, आंसर है विबग्योर। सारी वेव्स के लिए सेंसिटाइज नहीं है, सिर्फ किसको सेंस कर सकती हैं, वायलेट से लेकर के रेड कलर तक की फ्रीक्वेंसी को सेंस कर सकती है हमारी आईज। तो अगर यहाँ से रेडिएशन आ रहा है, अगर हम इसको देख पा रहे हैं, तो जरूर यहाँ से क्या आ रही होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट हो रही होंगी। सो दिस इज रेडिएशन। अच्छा, मैंने इसका एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी बताया है, उस डायग्राम में हम इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। अब देखो वो एग्जांपल क्या था उसको समझो। कन्वेक्शन में मैंने एक डायग्राम बनाया था, तो कन्वेक्शन के डायग्राम पे आओ फिर से। जो नेचुरल कन्वेक्शन था, ये नेचुरल कन्वेक्शन है। हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो ऐसे बॉयल होता है, जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल है वो ग्रेविटी के कारण नीचे आते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में जो कन्वेक्शन होता है उसको नेचुरल कन्वेक्शन बोलते हैं, ये स्टडी किया था हमने। ओके, अब इस डायग्राम में रेडिएशन कहाँ हो रहा है, इस डायग्राम में रेडिएशन कहाँ पर हो रहा है, कन्वेक्शन कहाँ हो रहा है। सबसे पहली बात, अगर इस बीकर पर यहाँ पर एक हैंडल लगा होता मेटल का, तो ये मेटल का हैंडल क्या हो जाता, गर्म हो जाता। तो कोई भी पर्सन जब आकर के इस हैंडल को टच करेगा तो उसको वो कैसा फील होगा, उसको ये हॉट फील होगा। सो दिस इज कंडक्शन। तो ये क्या है, यहाँ पर हो रहा है कंडक्शन। ये एंड गर्म हुआ, धीरे धीरे हीट आगे ट्रांसफर हुई, ट्रांसफर होते होते दूसरी तरफ पहुंच गई। सो दिस इज कंडक्शन। कन्वेक्शन कहाँ दिख रहा है, कन्वेक्शन बीकर के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें जो हीटेड पार्टिकल है वो अपवर्ड राइज कर रहे हैं और जो कोल्ड पार्टिकल है वो साइड से नीचे की तरफ आ रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी, हैवी पार्टिकल्स हैं वो। कन्वेक्शन एक जगह पे और दिखाई देगा आपको, कहाँ पर, तो आंसर है यहाँ पर। कुछ पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद हाई एनर्जी के पार्टिकल्स हैं वो किस तरफ राइज हो रहे होंगे, वो ऊपर की तरफ राइज हो रहे होंगे। अगर कोई यहाँ पर ऐसा अपना हाथ रखेगा तो ये पार्टिकल जाकर के उससे कोलाइड करेंगे और आपको हॉटनेस फील होगी। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कन्वेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पार्टिकल खुद चल करके जा रहा है और हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो ये पार्टिकल यहाँ से राइज हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ा और जिस सरफेस के साथ टकराएगा उस सरफेस में अपनी हीट एनर्जी को दे देगा। तो यही तो कन्वेक्शन था कि पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट, खुद पार्टिकल चल करके जाएगा और हीट को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर भी आपको कन्वेक्शन दिखेगा। अच्छा, ये जो बीकर है ये बीकर गर्म हो चुका है, ये बीकर काफी गर्म हो चुका है। अगर ये बीकर गर्म हो चुका है तो ये करेगा रेडिएशन। ये कॉपर का था, कॉपर का जो बीकर है वो गर्म हो गया, गर्म होने के बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो गर्म होकर के एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं और क्या रिलीज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज कर रहे हैं। सो दिस इज रेडिएशन। और यहाँ पर देखो ये बर्नर चल रहा है, जहां पर बर्नर आपको दिखाई दे रहा है उसकी फ्लेम्स दिखाई दे रही हैं, जरूर वहां पर भी क्या हो रहा होगा, जरूर वहां पर भी रेडिएशन हो रहा होगा। तो इस जगह पर भी आपको क्या दिखेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, क्योंकि इन्हीं वेव्स को तो आप देख पा रहे हैं। सो दिस इज रेडिएशन। तो ये रेडिएशन है। तो इस डायग्राम में तीनों चीजें दिख रही हैं, कंडक्शन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है, रेडिएशन भी हो रहा है। कंडक्शन इस रोड में दिख रहा है, ये जो इसका हैंडल था ये हैंडल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर आपको कंडक्शन दिखाई दे रहा है। दूसरा, कंडक्शन प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, इसी वजह से ये हैंडल गर्म हो रहा है। दूसरा, कन्वेक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा बीकर के अंदर, जिसमें हीटेड पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहे हैं और वो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं आगे से आगे कोलिजन करके।
और कन्वेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर भी हीटेड पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जब भी किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएंगे तो हीट ट्रांसफर करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो कन्वेक्शन। रेडिएशन आपको इस बीकर के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहा है और सराउंडिंग में हीट को रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस डायग्राम में तीनों चीजें रिप्रेजेंट की जा रही है, कन्वेक्शन भी, कंडक्शन भी और रेडिएशन भी, तीनों प्रोसेस हो रही है। ओके, अब रेडिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सुनो। ये तो इसके एग्जाम्पल हुए, डिस्कशन हुआ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है थर्मल रेडिएशन रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। थर्मल, ये मैंने आपको बता दिया, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रिएट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो स्पेस के अंदर भी ये ट्रेवल कर सकते हैं, वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। सो थर्मल रेडिएशन या हीट रेडिएशन बोल सकते हो, रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर होना। तो ये इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के बारे में सुनिए। सेकंड पॉइंट में इसको एक नाम से और भी बुलाया जाता है। थर्मल रेडिएशन को क्या बोला जाता है, थर्मल रेडिएशन को रेडिएंट एनर्जी भी बोला जाता है। सो हियर आई विल राइट थर्मल रेडिएशन, इसको एक नाम से और भी बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, रेडिएंट एनर्जी। तो आपको इस नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है, रेडिएंट एनर्जी। थर्ड पॉइंट के बारे में सुनिए। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है, इफ टेम्परेचर इज मोर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन कितना होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को किससे लिखते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, वो जरूर क्या करेगा, रेडिएशंस करेगा। क्यों, क्योंकि वो आसपास से हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तभी तो उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, आसपास के सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा तो रेडिएशन भी करेगा। क्योंकि एटम की स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है नील्स बोर मॉडल में। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और फिर एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट में आते हैं और उस एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं आसपास की सराउंडिंग से। तो अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो मतलब वो रेडिएशन कर सकता है, थर्मल रेडिएशन करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करेगा, चाहे वो रेडियो वेव्स को रेडिएट करे, लेकिन करेगा जरूर। नेक्स्ट, अब ये जो थर्मल रेडिएशन है ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। थर्मल रेडिएशन डिपेंड्स ऑन, इसके मैं 3 पॉइंट्स बताता हूँ आपको, कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, कौन कौन से पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पैरामीटर इसके अंदर आएगा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेडिएशन होगी। जैसे कि आप लोग फ्लेम को देखते हैं, फ्लेम होती है ना, आपको फ्लेम्स दिखाई देती हैं जब हम फायर जलाते हैं, फायर बर्न करते हैं, किसी वुड को बर्न कर रहे हैं तो उसमें आपको फ्लेम्स दिखाई दे रही है। तो वो जो फ्लेम है वो एक्चुअल में क्या है, वो हीटेड पार्टिकल्स ही तो हैं जो आपको प्लाज्मा की फॉर्म में दिख रहे हैं। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेडिएशन होगा। तो अगर बॉडी गर्म हो रही है तो उसमें उतने ज्यादा वो रेडिएशन करेगा। इसको और एक और एग्जांपल सुनो, जैसे ब्लैक स्मिथ होता है, तो ब्लैक स्मिथ क्या करता है, आयरन को पहले गर्म करता है। लोहार होते हैं ना, वो पहले आयरन को हीटअप करते हैं उसको किसी भी शेप में लाने के लिए। तो जब वो उसको हीटअप करता है तो आपने देखा होगा कि जो आयरन है वो कैसा हो जाता है, जो आयरन है वो रेड हॉट हो जाता है, एकदम लाल रंग का दिखना शुरू हो जाता है, मतलब वो 200 या 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो गर्म होने पर वो कौन सा कलर रेडिएट कर रहा है, रेड कलर रेडिएट कर रहा है। तो जब आयरन को हीटअप किया जाता है तो वो रेड कलर को रेडिएट करता है सबसे पहले। और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिर वो येलो कलर रेडिएट करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे 2000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे आयरन को तो वो फिर व्हाइट कलर रेडिएट करेगा, मतलब कि सारे कलर्स का रेडिएशन कर रहा है वो। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा थर्मल रेडिएशन उतने ही ज्यादा होंगे। नेक्स्ट, ये डिपेंड करेगा नेचर,
ऑफ ऑब्जेक्ट या नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी। सरफेस कैसा है, आयरन का है, कॉपर का है, तो उस पर भी तो डिपेंड करेगा। उस पर डिपेंड क्यों करेगा, क्योंकि आयरन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मास अलग है, उनके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग है, उनका अरेंजमेंट अलग है, उनके बीच में जो स्पेसेस है वो काफी कम है। कॉपर को लोगे तो कॉपर के जो अरेंजमेंट है एटम्स के वो डिफरेंट है। तो बेसिकली ये सॉलिड पे डिपेंड करेगा, और सॉलिड के जो एटम्स हैं उनके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और उनके बीच में स्पेसेस कितने हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो सॉलिड, कॉपर भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, लेकिन उनके कॉन्फ़िगरेशन में तो डिफरेंस है ना, उनकी स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है उनकी। तो इस वजह से अलग अलग तरह की बॉडी अलग अलग तरह के रेडिएशंस करेगी। कॉपर जो है वो ज्यादा रेडिएट करेगा। हम देख रहे हैं कि पर सेकेंड कॉपर को जब हम रिलीज छोड़ देते हैं गर्म करके, तो वो क्या करता है, वो हीट एनर्जी को रेडिएट करता है, फटाफट से करता है, जल्दी करता है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी। और कोई दूसरा मेटल लिया, हम देख रहे हैं कि वो भी रेडिएशन कर रहा है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं कर रहा, तो उसकी कंडक्टिविटी कम है, वो रेडिएशन कम कर रहा है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेडिएशन। एरिया ऑफ रेडिएशन। अब आपने दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं और दोनों सेम मटेरियल के, ये भी आयरन का है और ये भी आयरन का है, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया आपको दिख रहा है, ये सरफेस है जो रेडिएशन कर रहा है। तो सरफेस एरिया कम है तो कम रेडिएशन करेगा, सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा रेडिएशन करेगा। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो थर्मल रेडिएशन बढ़ जाता है। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो थर्मल रेडिएशन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक आपके पास आयरन की छोटा सा ब्लॉक है और एक आयरन का बहुत बड़ा ब्लॉक है, दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म है, लेकिन जो बड़ा ब्लॉक होगा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा थर्मल रेडिएशन करेगा। तो थर्मल रेडिएशन इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हीट रेडिएशंस हैं वो बेसिकली क्या है, अभी बताया था मैंने आपको। हीट वेव्स किनको बोलते हैं, हीट रेडिएशन बोल दो या इसको हीट वेव बोलते हैं। हीट वेव्स क्या होती हैं, तो आंसर है इंफ्रारेड रेज। जिनकी वेवलेंथ कितनी होती है, जिनकी वेवलेंथ होती है 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द इंफ्रारेड रेज। ये उसकी रेंज है इंफ्रारेड रेज। तो जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो मीडियम को, जो रास्ते में मीडियम आएगा उसको हीटअप कर सकती हैं। तो इनको इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोल सकते हो, हीट रेडिएशन भी बोल सकते हो, हीट वेव्स भी बोल सकते हो आप इनको, इंफ्रारेड रेडिएशन को। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट। कितने पॉइंट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। और सारे जो रेडिएशन है वो हमें विजिबल नहीं होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऑल थर्मल रेडिएशंस। क्यों नहीं है विजिबल, बताओगे? ऑल थर्मल रेडिएशंस आर नॉट विजिबल टू अस। All thermal radiations are not visible to us because our eyes, human eyes, are sensitive to only a fixed range of wavelength, only a fixed range of wavelength of EM waves, electromagnetic waves। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कुछ एक फिक्स्ड वेवलेंथ है वो हमें दिखाई देती है बस। जिनकी वेवलेंथ इससे ज्यादा है या जिनकी वेवलेंथ इससे कम है वो हमें नहीं दिखेंगे। तो वो वेवलेंथ मैंने आपको कितनी बताई थी, वो बताई थी मैंने 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर टू 8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। दिस इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच वी कॉल्ड विजिबल लाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं। तो सिर्फ ये वाले रेडिएशन हमें दिखते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी, ये देखो ये लिखा हुआ, जिनकी फ्रिक्वेंसी वॉयलेट से ज्यादा है वो अल्ट्रा वॉयलेट है, एक्स रेज है, गामा रेज है, तो ये हमें नहीं दिखाई देती।
हमारे आसपास होंगी, हमारे टिश्यूज को, सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, लेकिन हमें दिखेंगी नहीं वो, हमारी आईज इसके लिए सेंसिटिव नहीं है। इंफ्रारेड भी नहीं दिखेगा, माइक्रोवेव भी नहीं दिखेगा, रेडियो वेव भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इन सबकी फ्रीक्वेंसी रेड से कम है। तो वॉयलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी और रेड से, वॉयलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी और रेड से कम फ्रीक्वेंसी, ये दोनों ही हमें नहीं दिखेंगे। ये मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने वेवलेंथ के टर्म में लिखा है। ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है देखिए, इट इज रिटर्न इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो ये हो गए 6 पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये है कि ये कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, कितनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं वैक्यूम में। सो थर्मल रेडिएशन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है। तो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विबग्योर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव सब इसी वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं, सब इसी स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे रेडिएशन के पॉइंट हैं। रेडिएशन जो टॉपिक है वो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं रेडिएशन के ऊपर, और रेडिएशन के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पर्पस। ओके, तो ये हुआ रेडिएशन खत्म। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। वो नेक्स्ट टॉपिक होगा थर्मल कंडक्टिविटी। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में।